सर यहाँ पर आप नई दिल्ली के जंतर मंतर हम देख रहे हैं, लगातार आप 2-3 दिन से आ रहे हैं और जो चंपारण से स्टूडेंट्स हैं जो जिन्होंने आर्मी की ज्वाइनिंग के लिए जो है अपना एग्ज़ाम दिया था, कहीं ना कहीं उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है। तो आप इस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? क्या लगता है कि सरकार इनके साथ क्यों ऐसा व्यवहार कर रही है, क्यों नहीं ज्वाइनिंग दे रही? नहीं, ये बहुत ही गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है। यानी देश की असली जो शक्ति है, ताकत है, वो युवा हैं और युवाओं को इस तरीके से सरकार अगर नज़रअंदाज करेगी तो कैसे होगा। और ये भी सेना का मामला है कि देश की सेना मजबूत होगी तभी देश मजबूत होगा। जब तक सेना मजबूत नहीं होगी देश मजबूत नहीं होगा। और ये कोविड से पहले का करीब 1.5 लाख बच्चों का ये प्रक्रिया जो है शुरू हो गई थी और काफ़ी बच्चों के तो सारे यानी कि रिटन टेस्ट, मेडिकल टेस्ट सारे कंप्लीट हो गए थे। केवल उनको अपॉइंटमेंट लेटर देना था, नियुक्ति पत्र देना था, वो नहीं दिया सरकार ने। चलिए, अचानक से कोविड आ गया और सरकार ने ये कमिटमेंट दिया है कि कोविड चला जाने दो, हम आपको अपॉइंटमेंट लेटर देंगे। अब वो भी चला गया, कोविड भी चला गया, फिर भी नहीं दिया। फिर ये बच्चे रक्षा मंत्री महोदय से मिले हैं, उनको ज्ञापन भी दिया है, उन्होंने मीटिंग की है इनके साथ में प्रॉपर तरीके से, उनके फोटोग्राफ भी इनके पास, लेटर भी इशू किया है, उसमें भी कमिटमेंट किया है कि एक बार ये कोविड थोड़ा सा और अच्छी तरह से क्लियर हो जाए, हम आपको अपॉइंटमेंट लेटर देंगे। वो नहीं दिया है, उसके बाद भी मिले, यानी कि 3-3 बार ये मिल चुके हैं, 3-3 बार। ये तो मसला सर बोर्ड का है, जो बोर्ड एग्जाम कंडक्ट करवाती है उसका है ना, तो आप मोदी के खिलाफ क्यों धरना दे रहे हैं? बोर्ड का मसला नहीं है, बोर्ड ने तो कर दिया ना। जब इनका रिजल्ट आ गया है, क्वालिफाई हो चुके हैं, अब तो सेना ने इनको अपॉइंटमेंट लेटर देना है। यानी जिस अथॉरिटी को, जिस एजेंसी को ये टेस्ट कंडक्ट करना, तो वो कर चुके हैं, मेडिकल वाले कर चुके हैं, रिटर्न वाले कर चुके हैं, एवरीथिंग वाज ओवर। मतलब सब कुछ हो गया, सब कुछ। केवल इनको अपॉइंटमेंट लेटर जो कि सरकार को देना था, रक्षा मंत्रालय को देना था, वो नहीं दिया है। और इन्होंने बहुत अपनी तरफ से कोशिश की है, अप्रोच किए हैं, उनको ज्ञापन भी दिए हैं, मीटिंग भी की है रक्षा मंत्री से, और उन्होंने कभी मना नहीं किया, कभी मना नहीं किया। हमेशा ये कहा है कि ये थोड़ा एक बार क्लियर हो जाए, हम आपको अपॉइंटमेंट लेटर देंगे। आप इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? मतलब कौन है इसके लिए मेन जिम्मेदार? जिम्मेदार किसको मानते हैं? नहीं, सरकार है मेन जिम्मेवार, क्योंकि अपॉइंटमेंट लेटर तो सरकार देगी ना। यानी उसमें आप प्रधानमंत्री महोदय समझ लिए, रक्षा मंत्री समझ लिए, सरकार है, अपॉइंटमेंट लेटर तो सरकार ने देना है। और मोदी जी कहते हैं मैं सेना के लिए हमेशा समर्पित हूँ, जय जवान जय किसान के नारे दिए जाते हैं। नहीं, अब देखो, अगर प्रधानमंत्री महोदय दिवाली पर जाकर सैनिकों के साथ दिवाली मना रहे, अच्छी बात है, लेकिन केवल दिवाली मनाने से हम ये समझ लेंगे कि ये सैनिकों के साथ हैं, वो तो नहीं। वो साथ उनका ज़मीन पर नजर आना चाहिए। सेना के, देखिए, सेना के मनोबल पर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। इससे पहले 1 रैंक 1 पेंशन चला था, आपको ध्यान होगा अच्छी तरह से, काफ़ी लंबी लड़ाई चली थी, उसमें भी हम लोग डे 1 से थे। यानी वो भी सेना के मोराल पर बहुत बड़ा इफेक्ट डाल रहा था। क्यों? वहाँ जो सेना में हैं उनको भी ये लगता था, यार आज हम यहाँ हैं और हमारे बुजुर्ग जो पहले चले गए रिटायरमेंट होके, उनको वहाँ बैठना पड़ रहा है, तो शायद कल हमें भी बैठना पड़ेगा। और ऐसे में अगर उसका थोड़ा मूड ख़राब हो जाए, क्योंकि जवान है, मूड ख़राब हो जाए तो क्या हालत होगी। तो वही आज है। आज आप 1.5 लाख युवाओं को, और ये सेना में कौन जाते हैं? वो साधारण परिवार के बच्चे हैं, गरीब, मजदूर, जवान, किसान, इन्हीं के बच्चे हैं। आप इन बच्चों के संघर्ष करते करते ये यहाँ तक पहुँचे हैं। क्या लगता है ये पेपरों में खाली जो है नौकरियाँ दिखाई जाती है, कितनी हमने निकाली है, और जो भर्ती के नाम पर फिर इस तरीके की चीजें सामने? तो इससे तो यही लग रहा है कि अपॉइंटमेंट तो दिखा दिया, फार्म भी भरवा दिए, दुनिया भर का पैसा भी कमा लिया। जो फार्म वो कोई फ्री में थोड़ी मिलता है, फार्म का भी पैसा है, उससे तो सैकड़ों करोड़ रुपए सरकार ने कमा लिए, नौकरी इनको दी नहीं है। तो इसका मतलब नौकरियां वो जमीन पर हकीकत में थी, भरना नहीं चाह रहे हैं। अब इसके पीछे उनकी क्या मंशा है? सर, कि हम 2 करोड़ नौकरी हर साल दे रहे हैं, आप कह रहे हैं नौकरी नहीं दे रहे हैं मोदी जी। नहीं, दे रहे हैं और दे दी, तो इसमें बहुत फ़र्क है। दे रहे हैं तो जिस दिन आए थे 9.5 साल पहले, उन्होंने ये वायदा किया था हर साल हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, तो उस हिसाब से तो 19 करोड़ नौकरी अब तक ऐड होनी चाहिए थी, जो पहले से थी उसके अलावा। लेकिन आप यकीन मानिए, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, उस दिन के आंकड़े ले लीजिए आप, 2014 में जब ये सरकार आई है, कितनी करोड़ नौकरियां चली गई हैं, आने की बजाय चली गई हैं। हकीकत है ये, मैं आपको कोई बरगला नहीं रहा हूँ। क्या लगता है ये जुमला दिया जा रहा है? ये जुमला है, बिल्कुल जुमला है। इस सरकार के तो सारे जुमले साबित हो, कौन सा जुमला इनका सच्चाई साबित हुआ है? देखिए, इन्होंने ये कहा था, प्रधानमंत्री महोदय जब PM कैंडिडेट चुने गए थे 13 सितंबर 2013 को, तो इनकी
15 सितंबर को रेवाड़ी में रैली थी हाँ। और वो रैली भूतपूर्व सैनिकों थी, जिसमें हम दोनों, मैं और मेरी पत्नी संतोष मलिक, उसमें हाजिर थे दोनों। आप भी पूर्व सैनिक है क्या? यस, मैं भी पूर्व सैनिक हूँ, इसीलिए तो हमारा ये दुर्भाग्य है कि हमें दर्द ज़्यादा हो रहा है। ज़्यादा दर्द मैं पूर्व सैनिक भी हूँ और किसान भी हूँ, यानी कि जिस कम्युनिटी के बच्चे वहाँ जाते हैं मैं उसी कम्युनिटी से हूँ, यानी उस साधारण वर्ग से। गरीब, मजदूर, जवान, किसान, ये 4 वर्ग हैं। चारों देश की रीढ़ की हड्डी है और वे चारों दुखी हैं, चारों परेशान हैं और इन चारों के बगैर देश चल नहीं आप कह सकता। रहे हैं चारों परेशान हैं, लेकिन मोदी जी बार बार सत्ता में आ रहे हैं, सीटें जीत रहे हैं, इतने बहुमत से जीत रहे हैं, कैसे परेशान हैं? नहीं, वो देखिए साजिश है, धांधलेबाजी। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, खुल के कह सकता हूँ। अभी देखिए ये 5 राज्यों के जो चुनाव हुए हैं, क्लियर कट है, ज़मीनी हकीकत ये है कि जिन लोगों से इन्होंने पूछा है उन्होंने बताया है कि इनकी सरकार नहीं बन रही है और अचानक से पासा पलट दिया। तो ये ईवीएम मशीन की कहानी है। ये कोई लोग कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा होता तो कर्नाटका में क्यों हुआ? सारी जगह थोड़ी कराएंगे। जो कि हेरा फेरी करने वाला, चोरी करने वाला भी तो कुछ ऐसा रखेगा अपने लिए स्कोप कि यहाँ तेरा बचने की गुंजाइश रहे। सारे के सारे करेंगे तो खुलेआम सड़क पर जनता आ जाएगी। यही इसलिए वो सवाल छोड़ते हैं, हिमाचल में क्यों नहीं आई, कर्नाटका में क्यों नहीं आई, क्योंकि हर जगह करेंगे तो। सर, ईवीएम तो इंडिपेंडेंट डिवाइस है, उसको हैक नहीं किया जा सकता। बिल्कुल किया, जिसके अंदर चिप लगता है, जिस मशीन में चिप लगता है वो पक्का हैक की जा सकती है, पक्का मैनेज किया जा सकता है। ये हमने एक टेक्निकल आदमी बॉम्बे से बुलवाया था। ये आपको ध्यान होगा, इसी जंतर मंतर पर जिस दिन प्रधानमंत्री महोदय शपथ ले रहे थे दूसरी बार, उस दिन हमने यहाँ पर प्रदर्शन किया था 30 मई को। ऐसे लंबा चला था और मैंने उस वक्त ये पूछा था कि मैं ये उम्मीद लगा के घर से आया था कि कम से कम 12-13 प्रधानमंत्री के दावेदार उस वक्त के आज यहाँ मिलेंगे, लेकिन नहीं आए। और सबने एक ही भाषा में ये कह दिया, नहीं, जनता का फैसला हमें मंजूर है। उनकी मजबूरी है, क्योंकि वो भी तो भ्रष्ट हैं। अगर वो सवाल उठाएंगे तो उनके खिलाफ ईडी आ जाएगी, सीबीआई आ जाएगी। प्रॉब्लम तो वो है, यानी आज ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जो है ये हथियार के तौर पर सरकार के पास मौजूद है और उनकी अंतरात्मा जागती नहीं है। अदरवाइज जो एजेंसी में बैठे वो कौन है? वो भी तो साधारण इन्हीं परिवारों से है ना, लेकिन उनकी आत्मा क्यों नहीं जागती है कि वो, यानी इनके अंदर भ्रष्ट नहीं है क्या? सारे बाहर हैं, विपक्ष में है या हमारे आप में है, वो इनको दिखाई दे रहे, उनके दिखाई नहीं दे रहे जो वहाँ बैठे हैं। और आज एक आदमी इधर भ्रष्ट है और उधर से पासा पलट करके यहाँ आ जाओ तो वो साफ हो गया। तो ये गलत है। ये नौकरियाँ, मैं आपको साफ बताता हूँ, चुनाव ये 5 राज्यों में जो हुआ है बिल्कुल निष्पक्ष नहीं था। उसके ऊपर चल रही है, कोर्ट में भी केस गए हैं, देखते हैं, न्यायालय में है, इसलिए उसके प्रति हम ज़्यादा कुछ ना। तो नारे लगा रहे हैं कि जो राम मंदिर था वो बन गया है, राम को लाए हैं, अब हम दोबारा से उन्हें ही लाएंगे। इनकी औकात है राम को लाएंगे? ये नहीं, ये राम को लाएंगे ऐसी औकात है इनकी? मतलब राम को कोई है? राम सबको ला रहे हैं और ये कह रहे हैं हम राम को लाए हैं। तो यहीं से आप देख लीजिए। और वो तो देखिए, मंदिर इन्होंने थोड़ी बनाया है, मंदिर तो अदालत ने बनवाया है, इन्होंने नहीं बनवाया मंदिर। तो सत्ता में जब ये हैं तभी तो नहीं, लेकिन फैसला तो सत्ता में तो ये पहले भी थे, पहले भी 5 साल 6 साल सरकार इनकी थी। तो मंदिर जो बना है वो अदालत, और वो तो बन चुका है। अब क्या करें? उसके नाम पर कैसे वोट मांगेंगे अभी? और उसके नाम पर देखिए, मैं अब काशी मथुरा की बारी है। हाँ, ये तो अब ये ना, इनके पास काम करने के लिए कुछ है नहीं, ना ये करना चाहते, ना इनकी मंशा है, क्योंकि विकास के नाम पर वोट मिल रहे हैं। हाईवे देखिए आप कितने नहीं, वो विकास के नाम पर आप देखिए, विकास की जमीन पर दिखाई दे रहा, तो आप बताइए मुझे। 5 किलो राशन मिल रहा है। हाँ, वही। और ये देखो, 5 किलो राशन 77 साल आज़ादी के बाद आज भी अगर 80 करोड़ लोगों को राशन फ्री का चाहिए तो इससे ज़्यादा शर्मनाक सिचुएशन देश के लिए और सरकार के लिए कोई हो नहीं सकती है। यानी आप 77 साल में उनको उठा नहीं पाए, ऊपर नहीं उठा पाए। तो ये कह करके सीना ठोकना कि मैं 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहा हूँ, वो गर्व की बात नहीं है, शर्म की बात। सरकार तो कह रही है कि हमारी इकोनॉमी 5 ट्रिलियन की। ये दिखा कहाँ रहे हैं? आंकड़े कहाँ आ रहे हैं? आप मुझे बताइए, आंकड़े तो है ही नहीं, आंकड़े गायब हैं सारे। आज आप देखिए, 55 हज़ार लाख मतलब उसका कर्जा था हमारे पर, आज 4 गुना बढ़ गया है 9.5 साल में। और इससे पहले यानी 67 साल में इससे चौथे हिस्से का था। वो कहाँ गया वो पैसा? और इन्होंने तो नोट इतने छापे हैं, नोटबंदी की आड़ में क्या क्या हुआ है, वो बहुत बड़े खेल हुए, बहुत बड़े गेम हुए इसके अंदर। देश विश्वगुरु बन गया। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना। तो आप ये देखिए कि अब अगर सही आंकड़े सामने आ जाएंगे तो सारी पोलें वहीं से खुलनी शुरू हो जाएंगी, सारी वहीं। किसकी पोल? सरकार की। जो ये ढकोसले बता रहे हैं, जो जुमले फेंके जा रहे हैं कदम कदम पर, और ये आएंगे बाहर, ऐसी बात नहीं है। जनता से आखिर कब तक छिपाएंगे?
मोदी जी के राज्य में ही अब युवा जो है अपना रोजगार कर पा रहे हैं, उनको जो है लोन मिल रहा है रोजगार के लिए। नहीं, इससे पहले क्या देश में रोजगार नहीं थे? इन्होंने तो दिया ही कहाँ है, इन्होंने तो रोजगार छीने हैं। आप रिकॉर्ड देखो ना बेटे, इन्होंने रोजगार छीने हैं, तो रोजगार दिए नहीं है इन्होंने। सर वो कहते हैं कि आप अरे पकौड़े तलना भी तो रोजगार है मोदी। आप मालिक बनो, मालिक। नहीं, आप ये बताइए, एक लड़का ग्रेजुएशन करके उसको नौकरी नहीं मिल रही है, उसने एक रेडी खरीद ली और पकोड़े बना तलने लग गया, उसका भी प्रधानमंत्री क्रेडिट ले रहे हैं कि ये देखिए, ये तो एक व्यापार शुरू हो गया इसका। ये 14 लाख कर दिए ना, ये 14 लाख जो सारा में काम कर रहे थे एजेंट, ये बेरोजगार कर दिया ना, और इनके साथ 13 करोड़ जमा करता है। 13 करोड़ जमा करता के पीछे एक फैमिली भी है, किसी में 5 मेंबर है, किसी में 10 भी हैं। अगर वो सब एक तरफ वोट डालेंगे बीजेपी के खिलाफ, तो बीजेपी का हाल क्या होगा? कल इससे ये सवाल भी तो पूछा जाएगा, हार की कगार पे होगी बीजेपी अगर समाधान नहीं हुआ तो। नहीं बेटे, 9 देखिए, महीने का हमें टाइम दिया गया था। अमित शाह जी ने उस पर आगे टीवी पे बोला था कि 9 महीने के अंदर सब सोल्यूशन हो जाएगा। आज तक कोई सोल्यूशन नहीं हुआ, 9 महीने कभी के जा चुके हैं और आज यहाँ धरने पर बैठना पड़ चुका है। नहीं, सोल्यूशन तो इच्छा शक्ति होगी तब निकलते हैं। इनकी इच्छा शक्ति नहीं है। इन्होंने कुछ, अब ये बताइए, युवाओं को जब वो एजुकेशन उनकी मिल रही है, और ये देखिए ऐसे ऐसे गरीब परिवार हैं, कर्जा लेकर के माँ बाप बच्चे की पढ़ाई कराते हैं, उनको एक उम्मीद होती है 2 साल बाद, 4 साल बाद। क्या करें? गरीबी कहाँ है? नहीं, अब गरीबी महंगाई नहीं है, कहाँ है महंगाई? नहीं, वो तो खैर वो अभी ये पाठ अपने पढ़ाते रहेंगे तो महंगाई रहेगी भी नहीं, लेकिन 5 किलो आटा क्यों दे रहे हैं? हाँ, जो बीजेपी के पक्ष में है वो तो कहते हैं चाहे कितनी भी महंगाई हो जाए हम वोट देंगे। तो वो घुट्टी पिला रखी है बेटे, उनको घुट्टी पिला रखी है, और ये उनको पता लगेगा, ये आँच उन्हीं तक जाएगी। अभी बाकी को तो सबको पता चल चुका है। 2024 में हम विकसित बहुमत के साथ आ रहे हैं सरकार में। नहीं आ रहे हैं, ये नहीं आ रहे हैं, ये केवल जुमला फेंका जा रहा है ताकि लोग बहक जाएं। अब नहीं आएंगे ये 2024 में नहीं आएंगे। ये मैं नाम सर? मलिक, RM मलिक। पूर्व सैनिक। मैं भारतीय सेना का एक सिपाही रहा हूँ और 30 साल हो गए मुझे रिटायर होकर के, और हमें दर्द हो रहा है आज हम जो देख रहे हैं। ये हमारी अर्धांगिनी है। आप कुछ कहेंगे? तो मैं आपके माध्यम से यही एक संदेश सरकार को देना चाहूँगा, इन युवाओं का कम से कम ध्यान कर लो। ये युवा कहीं बाहर के नहीं है, दुश्मन नहीं है, हमारे ही बच्चे हैं, और ये आगे जाएंगे सेना में, सेना मजबूत होगी, क्योंकि देश की सेना कमज़ोर होगी तो देश कमज़ोर हो जाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद। जय